हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग। और इसका जो लेक्चर नंबर 6 है, आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी नए व्यूअर्स है, जो भी आज हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। चाहे आपका केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक हो, उसका हमने लगभग 19 लेक्चर हमने कवर किया है। साथ में आपका जीओसी हो, उसको भी हमने पूरा कंप्लीटली आपको यहाँ पे सिखाया है इस चैनल के ऊपर। तो आप हमें सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और इसके रिगार्डिंग जो भी आपका अपडेट आता है, चाहे आपका सीएसआईआर नेट हो या फिर गेट एग्जाम हो, वो सारे के सारे जो टॉपिक्स है आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। ओके। तो आज के जो हमारा आज का लेक्चर नंबर 6 है, इस लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो टॉपिक कवर करने वाले हम लोग, वो टॉपिक यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिए हैं। पहला टॉपिक है आपका स्टेरिक नंबर 5, दूसरा टॉपिक है स्टेरिक नंबर 6, और यहाँ पे एक और टॉपिक है जो है आपका बेरी शूडो रोटेशन। ओके। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है उसको यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि सभी टॉपिक्स किस तरीके से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। बहुत प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग करेंगे। ओके। तो जो सबसे पहला यहाँ पे जो टॉपिक है वो है आपका स्टेरिक नंबर 5। ओके। स्टेरिक नंबर 5। तो ये स्टेरिक नंबर 5 एक्चुअली में होता क्या है, किस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से देखेंगे एक एक टॉपिक को। ओके। तो स्टेरिक नंबर 5 में आपको पता है कि दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। एक स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है आपका टीबीपी। ओके। और एक और जो दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है वो होता है आपका स्क्वायर पिरामिडल। ओके। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको हर एक स्टेरिक नंबर में पॉसिबल होते हैं। लेकिन अगर आप दोनों स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो, ओके, तो इसमें कैसा होता है कि जो आपका टीबीपी होता है वो स्टेरिक नंबर 5 में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ओके। ये भी हम लोग नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे चल के। हम लोग इसी में बेसिकली जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं हम लोग जो स्क्वायर पिरामिडल है उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, पहले हम स्क्वायर पिरामिडल को यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, बाद में हम लोग टीबीपी के बारे में बात करेंगे कि टीबीपी में ऐसा क्यों नहीं होता है कि स्टेरिक नंबर जो 5 है उसको हम लोग स्टडी नहीं करते। ओके। तो इसमें दो कंडीशन होता है, उस दोनों कंडीशन को हम लोग बाद में जाके डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। अभी यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो है आपका स्टेरिक नंबर 5। ओके। अभी यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर 5 है, इसका जो एक बात आप ध्यान रखो कि इसका जो ज्योमेट्री होता है, ओके, इसका जो ज्योमेट्री होता है वो आपको ज्योमेट्री देखने के लिए मिलता है स्क्वायर पिरामिडल। ओके। तो इसकी जो ज्योमेट्री कैसी होती है, आपकी स्क्वायर पिरामिडल होती है। ओके। और स्क्वायर पिरामिडल का एक तरह से जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो भी यहाँ पे बना देता हूँ। पहला आपका ये स्क्वायर पिरामिडल यानी AB5। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेंट्रल क्या है, आपका ए है। ओके। यहाँ पे आपका एक ये, ओके, ये आपका बी हो गया, ये बी, ये आपका बी, ये भी, और ये भी। ओके। तो इस तरीके से आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलता है इन स्क्वायर पिरामिडल में। ओके। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें स्क्वायर पिरामिडल में कितने बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल निकालना भी बहुत सिंपल है। ठीक है। बॉन्ड एंगल इन स्क्वायर पिरामिडल। ओके। क्योंकि आपको जब भी अगर आप स्टेरिक नंबर में अगर आप कभी क्वेश्चन देखते हो ना, तो मोस्टली वो क्वेश्चन होते हैं या तो स्ट्रक्चर या शेप कैसा होता है इन स्टेरिक नंबर 5 में, या फिर बॉन्ड एंगल आपको फाइंड करने के लिए कहा जाता है फॉर अ बॉन्ड एंगल फाइंड इन स्क्वायर पिरामिडल इन स्टेरिक नंबर 5। तो उसमें कितने बॉन्ड एंगल होते हैं वो आपको बेसिकली फाइंड करने होते हैं। ओके। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो आप मुझे बताओ कि इसका जो स्टेरिक इसके अंदर आपको जो ये मिलता है बॉन्ड एंगल मिलता है वो C5C2 मिलता है। ओके। जिसमें हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 फैक्टर डिवाइडेड बाय आपका 5 माइनस 2 फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टर। ओके, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने स्टेरिक फैक्टर का अगर आप पहला लेक्चर देखते हो इससे पहले वाले लेक्चर को, लेक्चर नंबर 5, तो उसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से समझ जाएगा। ओके। अभी स्टेरिक नंबर 5 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे आपका स्टेरिक 5 फैक्टर आएगा, 5 - 2 इज इक्वल टू 3 फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टर। ओके। अभी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टर। ओके, 3 फैक्टोरियल।
और नीचे आएगा आपका 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल यहाँ से क्या हो गया, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 20 और अपॉन डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, आपको टोटल 15 जो बॉन्ड एंगल है वहां पे देखने के लिए मिलते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे 10, 15 नहीं 10 आपको जो बॉन्ड एंगल है वो देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन ये बॉन्ड एंगल कौन कौन से हैं वो भी तो आपका जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको कितने बॉन्ड एंगल है वो पता चल गया, लेकिन कौन कौन से बॉन्ड एंगल है ये भी तो आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड एंगल आते हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। ओके, अगर आप इस चारों बॉन्ड एंगल को देखो तो ये चारों क्या कर रहे हैं, 90 का बॉन्ड एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो 90 के कितने हो गए, 4 हो गए। और ये चारों क्या है, इन प्लेन है, ठीक है, यानी प्लेन के अंदर है, ये चारों इन प्लेन है। अभी बाकी के जो 90 के एंगल है वो, बाकी के 90 के एंगल कैसे होंगे आपको, एक तो ये प्लेन हो गया, बाकी के तो इस तरीके से भी तो देखने के लिए मिलेंगे ना, ऊपर एक नीचे एक, इधर एक, यानी इस तरीके से भी आपको कितने, 4 आपको बॉन्ड एंगल देखने के लिए मिलेंगे। और ये होंगे आपको अबव के, ठीक है, ये आपको अबव के 4 बॉन्ड एंगल देखने के लिए मिलेंगे जो होंगे आपके 90 के। ओके, और दो आपके कितने यहाँ पे जो है, आपको 180 का जो दो एंगल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, 180 का कौन सा, ये आपका एक एंगल और दूसरा आपका ये दोनों क्या है, 180 के हैं। और ये इस तरीके से आपके टोटल कितने बॉन्ड एंगल हो जाते हैं, यहाँ पे टोटल आपके 10 बॉन्ड एंगल यहाँ पे आपके हो जाते हैं। ओके, तो आप इस तरीके से भी बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो ही निकाल सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो आपको इसके अंदर दिक्कत होगी। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि हमने एक चीज कहा था कि अगर आप स्क्वायर पिरामिडल कहते हो ना, तो स्क्वायर पिरामिडल में आप क्यों पॉसिबल नहीं है टीडीपी। ओके, टीडीपी पॉसिबल इसके लिए नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे क्या होता है आपके टोटल, यहाँ पे अगर आप देखो तो कितने बॉन्ड एंगल आपके 90 के हैं, टोटल आपको 8 जो बॉन्ड एंगल है वो आपको 90 के दिखा रहा है। ओके, अगर सपोज 8 बॉन्ड एंगल 90 के हैं, ओके, इन स्क्वायर पिरामिडल, इन स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, अगर सपोज 8 एंगल अगर आपको इस तरीके से दिए, ओके, ये आपको देखो 90 आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और सॉरी एक तरह से ये आपको क्या है 90 दिख रहा है इस तरीके से। अगर ये 90 के हैं और दूसरा आपका वापस एक 90 पे हो, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा। ओके, अगर ये सॉरी, अगर ये डिस्टेंस आपको कम देखने के लिए मिलता है इन स्क्वायर पिरामिडल में, ओके, तो ये क्या होगा, इसके बीच में आपको रिपल्शन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप वही टीडीपी में जाते हो तो टीडीपी में सिर्फ आपको 6 जो है 90 के एंगल दिखने के लिए मिलते हैं। और इसके लिए ये क्या होता है, मोर फेवरेबल होता है। मोर फेवरेबल इसके लिए क्योंकि यहाँ पे आपको जो अट्रैक्शन है, यहाँ पे एक तरह से मैं लिख सकता हूँ रिपल्शन, सॉरी, यहाँ पे जो आपका रिपल्शन है ना, वो रिपल्शन आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आपको मोर फेवरेबल इसके लिए है। ओके, मोर फेवरेबल इसके लिए है क्योंकि यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल ज्यादा ज्यादा होने के कारण, जैसे अगर 6 ही सिर्फ 90 के एंगल है और बाकी के क्या है, बाकी के अलग अलग एंगल है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी एक तरह से जो मतलब जो अट्रैक्शन होता है बॉन्ड के बीच में वो कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हो लेस, ओके, रिपल्सन। अभी यहाँ पे इस तरीके से आपको ये समझ गया होगा कि ये बहुत ज्यादा क्या होता है, फेवरेबल नहीं होता है। ओके, ये बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता है फॉर टीडीपी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप टीडीपी में देखते हो तो आपको ये बहुत ज्यादा क्या है, फेवरेबल दिखेगा। लेकिन अगर आप स्क्वायर प्लेनर में देखते हो सेम ज्योमेट्री को, स्क्वायर प्लेनर को, तो वो ज्यादा आपको फेवरेबल नहीं दिखता है। ओके, तो आई थिंक आपको ये वाला जो कंफ्यूजन है वो आपको निकल गया होगा कि ये बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा फेवरेबल क्या होता है, नहीं होता है, आप इस चीज को नोट कर लो, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं आपको एक नोट लिख के देता हूँ, ये चीजों को आप थोड़ा सा यहाँ पे ये कर लो। ओके, इसका नोट क्या है, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट जो चीज है, यहाँ पे मैं पहले आपका नोट लिख देता हूँ।
अगर आप यहाँ पे नोट को पढ़ो तो नोट को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको समझेगा। लेस स्मॉलर एंगल, लेस विल बी द स्टेरिक रिपल्सन एंड मोर स्टेबल। अगर आप यहाँ पे टीडीपी में देखो तो टीडीपी में आपको कितने टोटल 90 के एंगल है, 8 है। और जो बड़े एंगल है यानी 180 के वो कितने, सिर्फ 2 है। लेकिन अगर आप यही सेम चीज है अगर आप टीडीपी में कंपेयर करो ना, स्क्वायर पिरामिडल में आपको ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप टीडीपी में जाओगे तो टीडीपी में सिर्फ कितने हैं, आपको 6 ही छोटे एंगल है। ओके, अगर 6 ही छोटे एंगल है तो वो क्या होगा, उसके बीच में जो रिपल्शन है वो ज्यादा होगा। ओके, और ये अनफेवरेबल होगा फॉर यहाँ के लिए। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर उसकी जो ज्योमेट्री है वो जितनी ज्यादा छोटी होती है, उसके अंदर जितना ज्यादा रिपल्शन होता है उतना ज्यादा क्या होगा, वो स्टेबल होगा। इसके लिए यहाँ पे आपको इन टीडीपी वो ज्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू आपका स्क्वायर पिरामिडल के अंदर। ओके, अभी यहाँ पे एक और चीज ये हो सकती है कि ये जो बॉन्ड एंगल होते हैं स्क्वायर पिरामिडल में वो कैसे फॉर्म होते हैं। ओके, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन इन जनरली बहुत लोग नहीं बताते हैं कि व्हेन विल द स्क्वायर पिरामिडल फॉर्म। ओके, व्हेन विल द स्क्वायर पिरामिडल फॉर्म। ओके, तो स्क्वायर पिरामिडल जो एंगल है वो कब फॉर्म होता है, ये एक क्वेश्चन आपके सामने आया। तो इसका आंसर है बहुत सिंपल है कि अगर यहाँ पे आप देखो कि अगर आपके पास कोई जैसे आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है आपका PPH3 है। दूसरा एग्जांपल है आपके पास SBPH3 का। ओके, ये दो एग्जांपल हमने लिए हैं। अभी दो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि जो स्क्वायर पिरामिडल है वो उसके अंदर आपको किस तरीके से ये फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, ओवर टीडीपी यानी टीडीपी के कंपैरिजन में। अभी यहाँ पे सुनो, अभी इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं पीपीएच का, या फिर अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तो आपको पता है कि इसके अंदर अगर आप पीपीएच को देखोगे तो जो आपका फॉस्फोरस ग्रुप होता है वो लार्ज होता है। ओके, ये आप मानते हो, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे फॉस्फोरस ग्रुप एज कंपेयर टू आपका जो एसबी होगा वो स्मॉल होगा। ओके, तो यहाँ पे इस चीज को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लो। ये वाला जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, आपका स्मॉल होगा। ठीक है, और पीपीएच जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। ओके, ये ग्रुप आपको समझ गया। यहाँ पे आपका जो एसबी ग्रुप है ये भी, ये क्या होगा, लार्ज होगा। और यहाँ पे जो आपका PH3 ग्रुप है वो भी क्या होगा, यहाँ पे लार्ज होगा। ओके, तो इन PPH3 आपका दोनों क्या जो ग्रुप है, एक स्मॉल है एक लार्ज है। लेकिन अगर आप SBPH3 में आते हो तो एक ग्रुप आपका लार्ज है और दूसरा भी ग्रुप क्या है, आपका लार्ज है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब आपका यहाँ पे जब एक ग्रुप आपका साइड एटम या फिर सेंट्रल एटम, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सपोज यहाँ पे आपको अगर आपका साइड एटम, ओके, एंड सेंट्रल एटम, ओके, बोथ आर small and large, the square pyramidal are not formed over TBP। ओके, तो TBP में आपको अगर एक स्मॉल, एक जो आपका साइड एटम छोटा है और सेंट्रल एटम बड़ा है, या फिर दूसरा सेंट्रल एटम छोटा है और साइड एटम बड़ा है, तो उस कंडीशन में आपका स्क्वायर पिरामिडल फॉर्म नहीं होता है। स्क्वायर पिरामिडल कब फॉर्म होता है, जब आपका साइड एटम, ओके, या फिर आपका सेंट्रल एटम बोथ आर लार्ज। ओके, जब ये दोनों लार्ज हो तो क्या होता है, इस कंडीशन में आपका जो स्क्वायर पिरामिडल है वो फॉर्मेशन में जाता है। इसके लिए यहाँ पे आपको जो SBPH3 है वहां पे आपको जो स्क्वायर पिरामिडल है वो आपको फॉर्मेशन में देखने के लिए मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज और हो सकती है कि व्हेन साइड एंड द सेंट्रल आइटम आर लार्ज। ओके, तो सेंट्रल और साइड आइटम लार्ज कब होते हैं और किस तरीके से वहां पे ये जो ये है ये क्या बोलते हैं, रिपल्शन है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप स्टेरिक नंबर पढ़ते हो, ठीक है, जब आप स्टेरिक नंबर 5 जब आप पढ़ते हो ना,
तो इसके अंदर दो कंडीशन आपके एप्लीकेबल है। ओके, सबसे पहला आपका क्या है, स्क्वायर पिरामिडल है। ठीक है, ये स्क्वायर पिरामिडल है। दूसरा आपके पास है टीबीपी। ओके, ये दो चीजें आपके पास पॉसिबल है। अगर आप स्क्वायर पिरामिडल या टीबीपी में कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि टीबीपी का जो स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से देखने के लिए मिलता है। ओके, यानी यहाँ पे आपका एक बॉन्ड है, ये आपका दूसरा बॉन्ड है, ये आपका तीसरा, चौथा, ये पांचवा। ओके, इस तरीके से बॉन्ड देखने के लिए मिलता है। और जब भी जो आपके एक्सियल बॉन्ड होते हैं ना, ये आप देखोगे कि ये क्या है, सारे के सारे एक्सियल बॉन्ड है। ओके, एक्सियल बॉन्ड जब आपको देखने के लिए मिले ना दोनों साइड पे, ओके, ये भी क्या है, आपका एक्सियल बॉन्ड है। अगर आप एक्सियल बॉन्ड को देखोगे ना तो इसके बीच में आपको बहुत कम आपको रिपल्शन देखने के लिए मिलेगा। ओके, रिपल्शन देखने के लिए कम मिलेगा क्योंकि इनके बीच में जो एक एनर्जी है, ओके, काइनेटिक एनर्जी है, उसका गैप बहुत ज्यादा है। अगर गैप ज्यादा है तो वो एक दूसरे को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इस कंडीशन में अगर आप देखोगे कि इस कंडीशन में क्या होता है, ये ज्यादा फेवरेबल होता है एज कंपेयर टू आपका एसपी। इस कंडीशन में कैसा होता है कि आपके सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं ना, ओके, सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं वो आपके सेम साइज के होते हैं, बॉन्ड लेंथ उनका जो सेम होता है सब में। आपको इसके लिए इसके अंदर बीच में आपको जो रिपल्सन है यहाँ पे और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, और जिसके कारण क्या होता है, ये रिपीटली मतलब ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, आपको ऐसा इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज और है कि ये टीबीपी में क्यों जाके फॉर्म होते हैं, स्क्वायर प्लेनर में क्यों फॉर्म नहीं होते। ओके, तो उसका भी यहाँ पे मैं आपको थ्योरेटिकल यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, ताकि आपको जो जितना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो आपका निकल जाए। ओके, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि इफ दे गो टू टीबीपी, अगर वो टीबीपी में जाते हैं, ओके, तो टीबीपी में जाने पे उसके साथ क्या होता है वो आप देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन टीबीपी जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ओके, अभी यहाँ पे देखो, इफ दे गो टू द टीबीपी, अगर वो टीबीपी में जाके फॉर्म होते हैं, ओके, टेट्रागोनल बाय पिरामिडल में, तो उसमें क्या होता है कि ये एक कंडीशन बनती है कि एज एक्सियल बॉन्ड आर लार्जर इफ, यहाँ पे देखो कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये दोनों क्या है, एक्सियल बॉन्ड है। अगर ये दोनों बॉन्ड लार्जर है, ओके, और इफ दे सेंट्रल एंड द साइड एटम आर लॉन्ग, यहाँ पे आप देखोगे कि सेंट्रल के जो साइड एटम है दोनों क्या है, एक्सियल क्या है, लार्ज है। दिस एक्सियल बॉन्ड बिकम मोर मच लॉन्गर एंड ब्रेक डाउन एट द रूम टेम्परेचर। तो अगर ये रूम टेम्परेचर पे होंगे ना, तो रूम टेम्परेचर पे क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है ना वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर आप एसपी में आते हो ना, अगर आप स्क्वायर पिरामिडल में आते हो तो ये रिपीटेडली क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो उसके बीच में जो ब्रेक होता है ना, एक बॉन्डिंग का ब्रेकिंग आपको देखने के लिए मिलता है, वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है इन स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन जो आपका टीबीपी होता है उसके अंदर आपको जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि आप टीबीपी के अंदर जो ये स्टेरिक नंबर 5 है वो आप स्टडी नहीं करते। ओके, और इसके पीछे एक
कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं बेरी सूडो रोटेशन। यानी वो किस रोटेशन के मतलब अंतर्गत, किस रोटेशन के अंदर आके वो क्या करता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड करता है, और वहां पे आपको रोटेशन देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इस केस में क्या होता है, एक नया एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। वो नया कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। वो नया कॉन्सेप्ट होता है आपका बेरी सूडो रोटेशन। ओके, और इस बेरी सूडो रोटेशन को हम लोग फ्लक्सनोलियल रोटेशन भी कहते हैं। ओके, फ्लक्सोनियल बिहेवियर भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कहीं पे पूछ दिया जाए फ्लक्सनोनियल बिहेवियर क्या होता है या फिर बेरी सूडो रोटेशन क्या होता है, तो आप दोनों चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, अभी इस केस में थोड़ा सा आप ध्यान दो। इस केस में कैसा होता है कि सपोज आपके पास दो एक स्ट्रक्चर है। ओके, पहला स्ट्रक्चर है आपके पास PCl5 का। ओके, और दूसरा स्ट्रक्चर है आपके पास PF5 का। ओके, ये दो स्ट्रक्चर आपके पास है। इसको हमने कंसिडर किया A और इसको हमने कंसिडर किया B। अभी इन दोनों का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इनका जो स्ट्रक्चर क्या आता है, आपके पास यहाँ पे आपके पास P आ गया, ये आपके पास क्लोरीन आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी क्लोरीन आ गया, यहाँ पे भी आपका क्लोरीन आ गया, ये आपका क्लोरीन, और यहाँ पे भी आपका क्लोरीन आइटम आ गया। ओके, अभी इस केस में कैसा होता है कि सपोज इस केस में कैसा होता है कि जो आपका ये वाला ए वाला बॉन्ड है और ये वाला बी वाला बॉन्ड है और ये आपका ए वाला बॉन्ड है। इस केस में कैसा होता है कि जो आपका ए वाला बॉन्ड होता है ना, वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू आपके बी वाले बॉन्ड से। यानी ये दोनों क्या है, आपके एक्सियल बॉन्ड है। ठीक है, ये भी क्या है, आपका एक्सियल बॉन्ड है। ये एक्सियल बॉन्ड है एट रूम टेम्परेचर पे। ओके, ये रूम टेम्परेचर पे आपको यहाँ पे दोनों का जो स्ट्रक्चर है आपको सेम है। ओके, दोनों में आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे भी आपके PCl5 है और यहाँ पे आपका PF4 है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना PCl5 वाला, ये रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है कि जो उसका एक्सियल बॉन्ड है ना, वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू उसका जो साइड बॉन्ड होता है उसके कंपेरिजन में। तो इसमें आप क्या देखोगे कि इसमें जो आपका ए वाला बॉन्ड है वो क्या है, बी से बड़ा है। लेकिन जब आप PF5 में देखते हो तो PF5 में कैसा होता है कि आपके पास यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फॉस्फोरस है, ये आपके पास क्या है, फ्लोरीन है, यहाँ पे भी आपका फ्लोरीन है, यहाँ पे भी आपका फ्लोरीन है, यहाँ पे भी आपका फ्लोरीन है, और यहाँ पे भी आपका फ्लोरीन। इस कंडीशन में कैसा होता है कि जब आपके पास ये जो बॉन्ड ए है, ये आपके पास बॉन्ड बी है और ये आपके पास बॉन्ड ए है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप इस कंडीशन को आप रूम टेम्परेचर पे देखते हो ना, रूम टेम्परेचर पे देखते हो, तो जो आपका बॉन्ड ए है और जो बॉन्ड बी है ना, वो दोनों इक्वल होते हैं। ओके, यानी इसके अंदर आपको किसी तरीके का, चाहे आपका ये एक्सियल बॉन्ड हो, ओके, एक्सियल बॉन्ड हो या फिर जो आपका यहाँ पे साइड बॉन्ड हो, ओके, ये दोनों में आपको किसी तरीके का ये नहीं देखने के लिए मिलता है, डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिलता है इन रूम टेम्परेचर फॉर PF5 के अंदर। ओके, लेकिन अगर आप वही PCl5 के अंदर देखते हो तो PCl5 के अंदर आपको दोनों के अंदर डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आप थोड़ा सा देखते हैं। तो ऐसा इसके लिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपको जो एक क्या बोलते हैं, जो फ्लॉक्सेनियल बिहेवियर है, उसके कारण ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये आप यहाँ पे ये लिख के रखो। ओके, ड्यू टू फ्लक्सटोनियल बिहेवियर। ओके, क्योंकि ये यहाँ पे मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें ना आती नहीं है एग्जाम के अंदर। फिर भी इसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान में रहे ना, तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से, अगर आप ये अच्छे से याद करके रखते हो तो आपके लिए ये अच्छा है। क्योंकि कभी कभी कैसा हो, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं ये कभी कोई नहीं बता सकता, CSI या नेट के अंदर या फिर गेट के अंदर, कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से उसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो ये तो आपको समझ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी इसमें क्या होता है कि जो आपका PCl5 है, ओके, यहाँ पे जो आपका PCl5 है और यहाँ पे जो आपका PF5 है ना, अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा समझो। ओके, अभी इन दोनों में कैसा होता है कि इसमें जो आपका यहाँ पे, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको, ये जो आपका यहाँ पे ये एक आपका एनर्जी गैप है, ये आपका क्या है, स्क्वायर पिरामिडल है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका TBP है। ओके, और दूसरे में यहाँ पे ये जो एनर्जी गैप है ये आपका स्क्वायर पिरामिडल है। ओके, और ये आपका क्या है, TBP है। अभी अगर आप दोनों में ध्यान से देखो ना, ठीक है, ये आपका एक हो गया और ये आपका दूसरा। ओके,
अगर आप इन दोनों में ध्यान से देखो ना PCl5 में, तो PCl5 में आपको जो गैप दिख रहा है ना यहाँ पे इन दोनों के बीच में, वो गैप ज्यादा है। ओके, और इसी गैप को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा ई, यानी जो एनर्जी गैप होता है इसके बीच में वो बहुत ज्यादा है। अगर आप वही सेम चीजें यहाँ पे PF5 में देखोगे ना, तो इसके बीच में जो एनर्जी गैप है ना वो बहुत कम है। ओके, अभी यहाँ पे इसको एक हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं अपने लाइफ की। सपोज आपके पास दो ऑप्शन है। ओके, दो ऑप्शन कैसे हैं, आप अगर कहीं स्टे करने जा रहे हो, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, होटल देखते हो, होटल में आप प्राइस कंपेयर करते हो। सपोज एक होटल में एक का प्राइस आपका 2000 है, और दूसरे जगह उसी होटल सेम रूम का प्राइस आपको 6000। ओके, तो दोनों के बीच में आप डिफरेंस आप महसूस कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, हमेशा वो दोनों के बीच का डिफरेंस इतना ज्यादा है कि आप एक तरफ नहीं जा सकते। ओके, आप हमेशा किसकी तरफ रहोगे, जहां पे आपको कम आपको प्राइस मिलेगा वहीं जाओगे। लेकिन अगर आप सेम दूसरा कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई होता है, आपके पास एक रूम है 2000 का। ओके, और दूसरा रूम आपको 2200 का दिख रहा है। ओके, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, सिर्फ आपको 200 का ही है। तो अगर आपको देखोगे क्या, उसके बाद आप प्राइस के ऊपर नहीं फोकस करोगे, आप फोकस करोगे किसके ऊपर, फैसिलिटी के ऊपर। अगर आपको फैसिलिटी जिसके अंदर ज्यादा अच्छी लगेगी, आप उसकी तरफ मूव कर जाओगे, आपको उसमें उस समय आपको प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2000 और 6000 में अगर आप डिफरेंस देखोगे, अगर वहां पे फैसिलिटी का भी डिफरेंस रहेगा, तो भी आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, वो आपके पीछे क्या होगा, एक प्राइस का जो एक ये होता है ना, वो आपके पीछे हमेशा रहेगा। ओके, तो ये आपको समझ गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आपका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच में आपको जो एक सूडो रोटेशन है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। सूडो रोटेशन कहाँ पे पॉसिबल होता है, कि जहां पे आपका एनर्जी गैप बहुत कम हो, यानी ये यहाँ जाने की सोच सकता है, ठीक है, और ये वाला वापस यहाँ आने की सोच सकता है। लेकिन इस केस में कैसा होगा, ये वाला यहाँ जाने की कभी नहीं सोचेगा, और ना ही ये वाला यहाँ जाने की कभी सोचेगा। तो इस केस में आपको कोई भी नो बैरी सुडो रोटेशन, ये इस केस में आपको बैरी सूडो रोटेशन आपको कभी देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन ये इस केस में आपको बैरी सूडो रोटेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो यही जो डिफरेंस है आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, चाहे आपका PCl5 हो या फिर PF5 हो, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि एक में आपका जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है, यानी जो थर्मल एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा है इसके कंपेरिजन में। यानी अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी रखते हो ना, यहाँ पे अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे भी अगर आप मैं इसको रखूं, ठीक है, अगर मैंने सपोज इसको रूम टेम्परेचर पे भी अगर मैंने इसको रखा, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, सपोज आपका यहाँ पे जो थर्मल एनर्जी है, ओके, यहाँ पे आपका जो थर्मल एनर्जी है ना, ओके, जो थर्मल एनर्जी है वो बहुत कम है रूम टेम्परेचर से। ओके, यानी डेल्टा ई से, डेल्टा ई क्या हो गया, आपका जो एक एनर्जी होता है, ओके, वो एनर्जी क्या है, बहुत कम है। ओके, बहुत ज्यादा है रूम टेम्परेचर से। तो उस केस में क्या होगा, कि उस केस में आपका जो सूडो इफेक्ट है वो आपका काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे जो आपका थर्मल एनर्जी है, वो थर्मल एनर्जी यहाँ पे अगर आप देखो, ओके, थर्मल एनर्जी क्या है यहाँ पे आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू आपका डेल्टा ई के। तो डेल्टा ई यहाँ पे कम है, दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है बहुत कम है एज कंपेयर टू आपका रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर से अगर कोई टेम्परेचर कम होता है, तो वहां पे वो इजिली सर्वाइव कर सकता है, इजिली वहां पे वो रह सकता है। लेकिन अगर आप सोचो कि आपके रूम का टेम्परेचर कम है, लेकिन अगर आपके बाहर की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, सपोज अगर आपके रूम का टेम्परेचर आप मिनिमम कितना 28 26 या फिर 29, ये इतना ही होता है। लेकिन अगर आप सपोज अगर आप राजस्थान चले जाओ जहां पे टेम्परेचर आपको 50 डिग्री है, तो आप मुझे बताओ क्या ये दोनों, आप दोनों टेम्परेचर को क्या आप मैच कर सकते हो, आप कभी राजस्थान कभी मुंबई, तो क्या ये दोनों टेम्परेचर को आप इजिली सह सकते हो, नहीं सह सकते हो। लेकिन सपोज आपके घर का टेम्परेचर आप जहां रह रहे हो वहां पे आपको 30 डिग्री है, लेकिन अगर आप बाहर जाते हो जहां पे आपको 31 32 टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है, तो आप दोनों जगह पे फेवरेबल हो आप रहने के लिए, दोनों जगह आप इजीली क्या कर सकते हो, कम्यूट कर सकते हो, दोनों जगह आप इजीली यहाँ से वहां क्या कर सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो। तो इसके लिए ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन क्या होती है, ज्यादा फेवरेबल होती है एज कंपेयर टू दिस। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि सूडो इफेक्ट क्या करता है। सूडो इफेक्ट एक तरह से मतलब, जैसे हमारे पास अगर बहुत सारे ऑप्शन है, अगर सेम ऑप्शन है हमारे पास, तो हम बहुत सारी चीजों को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन ही दो है और दोनों में आसमान जमीन का फर्क है,
तो हमें ऐसे मतलब अपनी अपनी जगह पे हम क्या करते हैं, टिके रहते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को जल्दी चेंज नहीं करते। ओके, अभी यहाँ पे जो PF5 है उसको हम लोग, उसमें जो सूडो रोटेशन इफेक्ट है वो क्यों हुआ। ओके, यहाँ पे हुआ ये तो आपको पता है, उसके उसके बीच में एनर्जी गैप कम है इसके लिए हुआ। लेकिन ये हुआ क्यों, एनर्जी गैप कम क्यों हुआ, उसमें रोटेशन किस तरीके से हुआ, ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है ना। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यानी हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो इस चीज को हम कॉन्सेप्ट को किस तरीके से देखते हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। ओके, जो आपका यहाँ पे बेरी सूडो इफेक्ट है, यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी जो हमने बैरिसुडो रोटेशन पढ़ा ना PF5 में, कि ये क्या हो रहा था, आपको रोटेशन देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन ये रोटेशन कैसे देखने के लिए मिल रहा था वो हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ओके, अभी सपोज यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास सेंट्रल एटम है P। ओके, और इस सेंट्रल एटम से आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास F है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास F है, यहाँ पे आपके पास F है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास F, और यहाँ पे भी आपके पास F है। ओके, और इसके अंदर जो आपका बॉन्ड है ए और बी का, और यहाँ पे ए का, ये सारे के सारे क्या है, आपको सेम है। ओके, अभी सेम है तो इसके बीच में आपको जो रिपल्सन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बॉन्ड यहाँ जा सकता है और ये वाला यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। सेम कंडीशन क्या होगा, यहाँ वाला ये आ सकता है और यहाँ वाला ये यहाँ जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में जाएंगे जब, ऐसे कंडीशन में कि जो आपका फॉस्फोरस होता है, उस फॉस्फोरस के ऊपर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा जो क्राउडिंग है, ओके, एटम की, वो आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आपका फेरस आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका फेरस, और यहाँ पे आपका फेरस। ओके, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे बनती है, ठीक है। जो रैपिड कन्वर्जन होती है, रैपिड कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, चीजों को देख नहीं पाते हैं कि वो कितनी तेजी से रोटेशन कर रहा है, यानी एक पॉसिबल हम लोग उसका जो प्लेस है वो हम लोग नहीं बता सकते। अगर आप एग्जाम्पल कंसिडर करना चाहते हो, जैसे अगर आप अपने फैन को देखोगे ना, तो फैन आपको दिखेगा चलते हुए, जैसे वहां पे 4-5 पत्तियां है। ओके, लेकिन जब वो स्लो हो जाता है तो उस केस में आप देखते हो कि सिर्फ वहां पे कितने 3 पत्तियां हैं। ओके, तो ये सेम केस यहाँ पे भी होता है, जब ये सूडो रोटेशन आपको PF5 में देखने के लिए मिलता है ना, तो आप इसके अंदर जो इसके जो साइड आइटम है ना, उसको आप पता नहीं कर पाते हो कि वो एक्चुअली में कहाँ पे एग्जैक्ट है। ओके, ये हो गया। लेकिन ये तो आपका स्क्वायर पैनल, स्क्वायर पिरामिडल में हो गया। लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे TBP में जाते हो ना, TBP में कैसा होता है, यहाँ पे ये जो आपका एक्सियल बॉन्ड है ना, एक्सियल बॉन्ड पे जो आपका बॉन्ड लेंथ है ना वो इंक्रीज होने लगता है। ओके, जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने लगता है तो क्या होता है, उसके बीच में जो धीरे धीरे जो रिपल्शन है ना वो कम होने लगता है। ओके, तो ये आपका ये कंडीशन हो गया आपका TBP का। ओके, और ये जो कंडीशन हो गया आपका, ये भी आपका कंडीशन हो गया किसमें, आपका TBP में। ओके, और ये कंडीशन आपका, ये दोनों TBP में है। ओके, लेकिन इन दोनों में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके जो रोटेशन है वो पॉसिबल है। ओके, और यहाँ पे आपके रोटेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल इसके लिए होता है, वो आप ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे आपको रैपिड कन्वर्जन बिटवीन एक्सियल इक्विटोरियल। ओके, एक्सियल इक्विटोरियल के अंदर आपको जो रैपिड कन्वर्जन है बॉन्ड का वो आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप इसके अंदर आओ तो इसके अंदर जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, ये एक्सियल बॉन्ड भी क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। ओके, और जब एक्सियल बॉन्ड लार्ज होते हैं ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये आपका लार्ज है, ये दो लार्ज है, और ये वाला क्या है आपका स्मॉल है। इस कंडीशन में क्या होता है आपका, यहाँ पे आपको जो रोटेशन है, रैपिड कन्वर्जन है, वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, अगर हम इसके इसकी बात करें, ओके, कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, sp3dz2। ओके, और ये आ जाएगा आपका sp3dz2। दोनों क्या है, सेम है, लेकिन दोनों में आपको जो रोटेशन है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। और ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल हो गया, ठीक है। और ये स्क्वायर पिरामिडल का जो sp2dx² y²। ओके, ये आपका इसका जो एक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप यहाँ पे बनता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन, तो ये करेक्ट कर लो आप। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जो रोटेशन होता है PF5 में वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, हाउ टू स्टॉप द बेरी सूडो रोटेशन इन PF5, ये आपके पास एक और क्वेश्चन होना चाहिए कि आप बेरी सूडो रोटेशन को आप किस तरीके से काउंटर कर सकते हो। ओके,
तो काउंटर कर सकते हो कैसे? ये क्या हो रहा था, ये आपका किस में हो रहा था, ये हो रहा था सारा का सारा रूम टेम्परेचर पे। ओके, तो रूम टेम्परेचर पे अगर ये हो रहा था, तो अगर आप इसको काउंटर करना चाहते हो, स्टॉप करना चाहते हो, ओके, जैसे यहाँ पे आपके पास एक हाइडलाइन डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, ठीक है, हाउ टू स्टॉप रोटेशन इन PF5। ओके, तो PF5 के अंदर आप रोटेशन को किस तरीके से स्टॉप कर सकते हो, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत सिंपल तरीके से टैकल करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इसके लिए है, आपके पास ऑलरेडी है कि जो आपके पास रोटेशन हो रहा था, वो रोटेशन क्या था कि आपके पास जो थर्मल थर्मल एनर्जी थी, वो थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा थी आपके एज कंपेयर टू आपका जो एनर्जी था उसके कंपेरिजन में। ओके, डेल्टा ई, तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा था। लेकिन इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि अगर आप सपोज लो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो आपका या थर्मल एनर्जी है, अगर आप थर्मल एनर्जी को लो कर दो, ओके, और यहाँ पे अगर आप जो आपके पास ये जो थर्मल एनर्जी है या फिर जो एनर्जी है उसको आप क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, ये आपके पास पॉसिबिलिटी है। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को अगर आप यहाँ पे लो कर देते हो, ओके, और यहाँ पे आपका क्या है, इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को लो भी करते हो, तो इसके जो साइड आइटम है, वो साइड आइटम के ऊपर क्या है, जो बल्की ग्रुप है, ओके, ये यहाँ पे जो बल्कीनेस प्रेजेंट है आपकी, ओके, बल्कीनेस ऑफ साइड एटम, ठीक है, ये साइड एटम के ऊपर क्या होते हैं, बल्कीनेस प्रेजेंट होते हैं इन, और जब आप डेल्टा ई को अगर आप देखते हो तो, ओके, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका ये है ना, जैसे अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया, तो टेम्परेचर कम करोगे तो वो भी क्या होगा, यहाँ पे वो भी जो अपनी स्टेबिलिटी है उसको लूज करेगा। यहाँ पे भी आपको जो एक्सियल रोटेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोटेशन को स्टॉप कर सकते हैं अगर हमने टेम्परेचर को कम किया। लेकिन दूसरे केस में जब आप देखते हो कि टेम्परेचर आपका ज्यादा है और वहां पे आपको क्या हो रहा है कि जो एक्सियल बॉन्ड है ना वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ओके, और जो आपका साइड बॉन्ड है वो आपका छोटा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऑलरेडी आपके पास बॉन्ड बहुत ज्यादा है, अगर आप उसके अंदर और टेम्परेचर को अगर आप कम भी करना चाहते हो, तो उस केस में क्या होता है, आपका वो एक फेवरेबल नहीं होता है। ओके, इसको हम एक एनएमआर से समझते हैं। अगर आप सपोज ये एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि सपोज अगर आपको यहाँ पे PF5 दिया जाए, ओके, अगर मैं इसका यहाँ पे एनएमआर निकालता हूँ 19F एनएमआर, ओके, यानी कितने यहाँ पे नंबर ऑफ जो सिग्नल्स है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे कितने देखने के लिए मिलते हैं। अभी यहाँ पे तीन तरह के आपको ग्राफ देखने के लिए मिलेंगे। तीन तरह के ग्राफ कैसे हो सकते हैं वो आप ध्यान से सुनो, ओके, यहाँ पे तो पहला जो ग्राफ है वो पहला ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, पहले ग्राफ में क्या होगा कि अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे देखते हो, ओके, एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पे एक और है, रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है कि जो आपको यहाँ पे ये मिलता है वो एक सिंगल स्पाइक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर को कम करने लगते हो, ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, टेम्परेचर को कम किया, तो टेम्परेचर को कम करोगे ना तो इसके बीच का जो एक ये होता है ना, वो गैप यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है इस तरीके से। ओके, तो गैप इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, इसके लिए गैप इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे अगर आप और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो तब क्या होता है, यहाँ पे आपको दो स्पाइक देखने के लिए मिलते हैं, एक स्पाइक ऐसा, फिर दूसरा स्पाइक ऐसा। ओके, इसके लिए यहाँ पे आपको रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेपरेट दो बॉन्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं एज कंपेयर टू आपका रूम टेम्परेचर। इसके लिए ये आपको समझना होगा कि जैसे जैसे अगर आप रूम टेम्परेचर कम करते हो तो वहां पे आपको क्या होता है कि वहां पे जो एक रोटेशन होता है, रोटेशन को हम लोग स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट इसके लिए कर सकते हैं क्योंकि वहां पे आपको टू टाइप ऑफ जो ये है फ्लोरीन बॉन्ड है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक आपका कौन सा होता है, यहाँ पे ये आपका होता है फैक्सियल, ओके, और ये होता है आपका इक्विटोरियल। लेकिन यहाँ पे अगर आप सब में देखोगे तो एक ही आपको यहाँ पे जो बॉन्ड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे भी आपका एक और यहाँ पे भी एक, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पे आपको दो जो ये हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो इस केस में क्या होता है कि ये जब आप टेम्परेचर को कहाँ तक लेके जाते हो, एट -89 डिग्री तक, ओके, -89 डिग्री सेल्सियस तक जब लेके जाते हो ना, तब यहाँ पे आपका कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड होता है, यानी एक बॉन्ड से दो बॉन्ड में यहाँ पे
देखने के लिए मिलता है। ओके, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, TOFT। ओके, यानी इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर फ्रोजन टेम्परेचर। ओके, यानी इसको कहते हैं हम लोग फ्रोजन टेम्परेचर। ओके, इसको हम लोग कहते हैं फ्रोजन टेम्परेचर। तो ये आपको आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि फ्रोजन टेम्परेचर किसको कहते हैं और किस तरीके से आपका जो बॉन्ड होता है, दो बॉन्ड होते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल, वो किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अभी यहाँ पे एक और चीज है कि साइड आइटम में बल्कीनेस कौन कौन से होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, वो आप ध्यान से रखो कि कहाँ कहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जब आप PF5 पढ़ोगे तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, जब आप PF4Cl है उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। PF3Cl2 इसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, PF2Cl3, PFCl4, PCl4। ओके, तो इस कंडीशन में, ये तीनों कंडीशन में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, इसमें कैसा होता है कि यहाँ पे जो साइड आइटम होते हैं ना, साइड आइटम के ऊपर जो बल्कीनेस है, ओके, साइड आइटम के ऊपर जो बल्कीनेस है वो क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है, और जिसके कारण आपको बल्कीनेस इंक्रीज हुआ तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो एक तरह से जो यहाँ पे आपको जो बॉन्ड दिख रहा है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। ओके, तो एक चीज ये आपको समझ में आ गई है। अभी दूसरा एक चीज है, यहाँ पे आपका क्या था, ये हमारा किस पे देख रहे थे हम, ये देख रहे थे हमारा रूम टेम्परेचर के ऊपर। ओके, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ये हम किस पे देख रहे थे, ये हम देख रहे थे रूम टेम्परेचर के ऊपर, यानी PCl4 को हमने देखा था रूम टेम्परेचर के ऊपर। ओके, PCl5 होगा यहाँ पे, सॉरी, PCl5 को हम लोग किस पे देख रहे थे, रूम टेम्परेचर के ऊपर। अगर सपोज मैं क्या करता हूँ, PCl5 के अंदर, PCl5, ओके, अगर मैं इसका जो टेम्परेचर है, ओके, PCl5 के अंदर अगर मैंने टेम्परेचर को अगर मैंने इंक्रीज किया, ओके, तो ये क्या ये सूडो वेरी सूडो रोटेशन दिखाएगा, विल स्टार्ट वेरी सूडो रोटेशन। ओके, तो क्या ये मुझे बैरी सूडो रोटेशन दिखाएगा, ये आपके पास एक क्वेश्चन आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये बैरी सूडो रोटेशन ये बिल्कुल नहीं दिखाएगा। ओके, यहाँ पे ये नहीं दिखाएगा, ऐसा क्यों, तो क्यों, यहाँ पे इसके रीजन है, बिकॉज जो आपका PCl5 होता है ना, अगर आपने उसको टेम्परेचर दिया, अगर आपने उसको टेम्परेचर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका PCl3 में और Cl2 में। ओके, यानी ये PCl3 में और PCl2 में Cl2 में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और ये बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। ओके, समझ गए, क्यों स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो आप अगर आप हाइब्रिडाइजेशन भी देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या है, sp3d है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो इसमें इस केस में क्या होता है कि अगर आप एक सिंगल, आपके पास कोई एक पर्टिकुलर आइटम है, उस पर्टिकुलर आइटम को अगर आपने दो चीजों में डिवाइड कर दिया, यानी दो आपके वहां पे आपको सब्सटेंस यहाँ पे मिल गए, दो अलग बाय प्रोडक्ट मिल गए, तो आप उस केस में क्या होता है कि सूडोबेरी रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, वहां पे जो आपका रोटेशन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी स्ट्रिक्ट ऐसा हो जाता है कि वो आसानी से वो क्या करता है, रोटेशन नहीं कर पाता है। ओके, तो आई थिंक यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा एक टॉपिक है, वो है हमारा स्टेरिक इफेक्ट नंबर 6। ओके, तो उसको भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। स्टेरिक नंबर 6। ओके, अब ये स्टेरिक नंबर 6 के अंदर आप किस तरीके से पढ़ते हो, ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो स्टेरिक नंबर 6 में कैसा होता है वो आप देखो यहाँ पे, एक सेकेंड। स्टेरिक नंबर 6 में और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है आपका sp3d2 होता है। ओके, अगर आप इसके इसके बात करो कि इसका किस तरीके से होता है, एक s होता है, ओके, px होता है, py होता है, pz होता है, ओके, dz स्क्वायर होता है, ओके, dx स्क्वायर z स्क्वायर होता है। ओके, इस तरीके से। और इसकी अगर आप ज्योमेट्री की बात करो तो इसका जो ज्योमेट्री होता है, इसका ज्योमेट्री होता है आपका ऑक्टाहेड्रल। ओके,
ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप इसमें बॉन्ड एंगल निकालना चाहते हो तो बॉन्ड एंगल भी निकाल सकते हो। इसका इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा, इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा वो बॉन्ड एंगल कैसा आएगा यहाँ पे C62। ओके, यानी यहाँ पे किस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, 6 फैक्टर डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टर। ओके, समझ गए। अभी इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 फैक्टर। ओके, यहाँ पे आपके पास 4 फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टर डिवाइडेड बाय 4 फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टर। 4 फैक्टर कट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15। ओके, यानी यहाँ पे आपको कितने बॉन्ड एंगल देखने के लिए मिलते हैं, 50 बॉन्ड एंगल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अभी ये 50 बॉन्ड एंगल कौन से होते हैं, तो इसकी ज्योमेट्री से आपको समझेगा। ओके, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है, इसकी ज्योमेट्री किस तरीके से होती है, इसकी ज्योमेट्री होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल। ओके, अभी ऑक्टाहेड्रल किस तरीके से आप बनाते हो, ये आपका सेंट्रल आइटम हो गया, ए हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका एक, यहाँ पे आपका एक दूसरा, ठीक है, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, यहाँ पे आपका पांचवा बॉन्ड, यहाँ पे आपका छठा। ओके, इस तरीके से होता है। अगर हम इसको सिंपली यहाँ पे ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका एक ऑक्टाहेड्रल जो एटम है, ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो बनती है। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको जो चार है वो 4 90 के बॉन्ड दिख रहे हैं। ओके, 4 90 के एंगल दिख रहे हैं, और ये 90 के एंगल सारे के सारे हैं इन प्लेन है। ओके, और चार यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 90 के जो एंगल है वो आपको अबव दिख रहे हैं। ओके, और यहाँ पे जो चार है वो चार कहाँ दिख रहे हैं, आपको बिलो दिख रहे हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे अगर आप देखो, सॉरी, यहाँ पे एक दो तीन, तीन यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे 180 के। ओके, तो यहाँ पे टोटल इस तरीके से अगर आप काउंट करोगे तो कितने बॉन्ड होंगे आगे, ओके, 15 बॉन्ड एंगल। ठीक है, 15, यहाँ पे अगर आप देखो 80 का ये है, एक ये है, ये है। ओके, 90 का एक ये है, दो तीन चार, अगर बैक साइड देखोगे तो वहां पे भी चार, ऊपर साइड देखोगे तो वहां पे भी आपको चार बॉन्ड एंगल देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो इस तरीके से टोटल आपको यहाँ पे चार बॉन्ड एंगल और टोटल 15 बॉन्ड एंगल यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अगर आप स्टेरिक नंबर 6 को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो अलग अलग फैक्टर में तो कैसे कर सकते हो। ओके, कि जो यहाँ पे आपका स्टेरिक नंबर जो 6 है, ओके, स्टेरिक नंबर 6 है वो यहाँ पे किस तरीके से आप तीनों को, तीन तरीके से आप इसको स्टडी कर सकते हो। पहला यहाँ पे है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। पहला है यहाँ पे आपका कि आपके पास क्या होने चाहिए, 6 के 6 बॉन्ड पेयर होने चाहिए। ओके, और आपके पास 0 लोन पेयर होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। दूसरा है आपके पास 5 बॉन्ड पेयर होने चाहिए प्लस आपका एक लोन पेयर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है आपके पास 4 बॉन्ड पेयर होने चाहिए और आपके पास 2 लोन पेयर होने चाहिए। ओके, ये आपके पास तीन कंडीशन होती है इसको स्टेरिक नंबर 6 को स्टडी करने के लिए। ओके, तीनों को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सभी चीजें आती है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आपका एक सेंट्रल था। ठीक है, सेंट्रल के यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका एक स्ट्रक्चर, ये आपका एक बॉन्ड, यहाँ पे एक दूसरा बॉन्ड, यहाँ पे आपका एक तीसरा बॉन्ड, यहाँ पे आपका चौथा बॉन्ड, और यहाँ पे आपका एक पांचवा बॉन्ड था। ओके, और एक क्या था यहाँ पे आपके पास, एक था आपके पास लोन पेयर जो इस तरीके से आएगा। ओके, यहाँ पे ये लोन पेयर है, इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ओके, ये एक सेकेंड थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। इसकी जो ज्योमेट्री होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी। इसमें ज्योमेट्री में आपको किसी तरीके का कोई चेंज नहीं दिख रहा है। अगर आप इसके शेप की बात करोगे तो शेप भी आपका क्या आ जाएगा, इसका ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप चलो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा, सॉरी, यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ध्यान नहीं गया। ओके, अभी अगर आप दूसरे पे जाते हो तो दूसरे पे अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, तो दूसरे पे यहाँ पे अगर आप मूव करते हो तो यहाँ पे क्या है, आपके पास 5 बॉन्ड पेयर है, यानी
ये आपके पास एक हो गया बॉन्ड पेयर, ठीक है, ये आपके पास दो हो गया, ये आपके पास तीन बॉन्ड पेयर हो गया, ये आपके पास चार बॉन्ड हो गया, ये आपके पास पांच बॉन्ड पेयर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक लोन पेयर है, ओके। तो ये आपके पास क्या है, एक लोन पेयर है इस तरीके से, ठीक है। अभी इसका जो ज्योमेट्री होगा, इसका जो ज्योमेट्री आएगा, इसकी जो ज्योमेट्री आएगा और इसका जो शेप आएगा ना, ओके, ये दोनों क्या होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन इसका जो शेप है ना, वो शेप बदल जाएगा, ओके। शेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, ओके। अगर आप तीसरे में देखते हो, तीसरे में अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, तो तीसरे में कैसा होगा, यहाँ पे एक सेकेंड, तीसरे में कैसा होगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने हैं, चार बॉन्ड पेयर है। ये आपका एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे, दूसरा बॉन्ड पेयर यहाँ पे, तीसरा बॉन्ड पेयर यहाँ पे, चौथा बॉन्ड पेयर यहाँ पे, और दो कितने हैं यहाँ पे आपके लोन पेयर है, ओके। तो दो लोन पेयर कौन कौन से आ सकते हैं, एक लोन पेयर आपका ये और एक लोन पेयर ये, ओके। तो इस तरीके से आपका एक लोन पेयर यहाँ पे बन रहा है और एक लोन पेयर यहाँ पे बन रहा है, ओके। और अगर आप इसकी ज्योमेट्री की बात करो, ओके, इसकी ज्योमेट्री की बात करो, तो ज्योमेट्री तो आपका ऑक्टाहेड्रल ही है, ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप इसके शेप की बात करो ना, ओके, इसके शेप की बात करो, तो शेप आपका यहाँ पे स्क्वायर प्लेनार आएगा, पिरामिडल नहीं, प्लेनार आएगा, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप सोचो, बहुत एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि सपोज मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, इस चीज को यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ, ओके। अगर मैं सपोज यहाँ पे ये करता हूँ, यहाँ पे आपका एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे बना लेता हूँ और लोन पेयर यहाँ पे बनाता हूँ, ओके। तो क्या आप इसका शेप क्या स्क्वायर प्लेनर आएगा, इस तरीके से पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल होगा। अगर आप क्या करो, इसको थोड़ा सा अगर आप रोटेट कर दो इस तरीके से, ओके, तो ये भी आपको पहले वाला जो शेप था उसी तरीके से दिखेगा। यानी आप कैसे भी इसको रोटेट करते हो तो आपको जो शेप है वो आपको यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर ही मिलने वाला है, शेप के अंदर कोई चेंजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले थे, स्टेरिक नंबर 6, स्टेरिक नंबर 5, और यहाँ पे जो बैरी सूडो रोटेशन था, वो सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे हमने कवर किए हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करें। आप हमारे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ चाहें वहाँ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कांटेक्ट डिटेल चाहिए तो वो भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, ओके। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट डिटेल, जहाँ पे स्पेस कहाँ पे, ओके, आई थिंक स्पेस नहीं दिख रहा मुझे, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, 8668889670, ओके। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे हमारा कांटेक्ट डिटेल है। अगर आप इस पे व्हाट्सअप करना चाहते हो तो इस पे भी हमसे पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूरा CSIR नेट और गेट का यहाँ पे पूरा पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, चाहे इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, या फिर आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो, सारे के सारे मिलेंगे। और ऑलरेडी हमने फिजिकल केमिस्ट्री का जो केमिकल काइनेटिक्स का जो टॉपिक है वो पूरा कवर कर लिया है, और साथ में हमने जो ऑर्गेनिक का एक जीओसी है उसको भी हमने कवर कर लिया है। दो टॉपिक ऑलरेडी कवर है, पूरे पूरे लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, ओके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, और प्लीज जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के